हेलो एवरीवन। तो आज मैं फाइनली वो व्लॉग लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैंने आप सबसे बात की थी मेरे व्लॉगिंग के पहले दिन में। जी हाँ, मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने आप सबसे ये कहा था कि मेरे व्लॉगिंग स्टार्ट करने के पीछे जो अहम मकसद है वो ये कि मैं अपने लाइफ के बारे में आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करूँ ताकि मेरे गलतियों से बहुत लोग सीख सकें। और मैं इस दौरान जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हूँ, जो सारे लेसन्स लर्न की हूँ, वो मैं चाहती हूँ आप सबके साथ बांटना ताकि आप भी बहुत कुछ सीख सके इन सारे चीज़ों में से। मेन मुद्दा है अवेयरनेस स्प्रेड करने का, क्योंकि ऐसे बहुत स्टीरियोटाइप थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में जो एक्चुअल लाइफ में वैसा नहीं होता है। तो मैं आप सबसे मेरे लाइफ के बारे में बातें करूँगी। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है बट मैं कोशिश करूँगी कि सिर्फ अहम मुद्दे ही शेयर करूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए बिकॉज़ आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू मैनी थिंग्स। ऐसे बहुत लोग होंगे जो आज ये देख रहा है जिनके साथ वही घटनाएं घटी है, और अगर ये सब नहीं हुआ है आपके साथ तो कम से कम आप जान जाएंगे कि क्या क्या होता है लाइफ में, ताकि आप सतर्क रहे और अपनी ज़िंदगी में सही फैसले ले सकें। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि पूरे व्लॉग में मैं आप सबसे मेरे बहुत कुछ प्राइवेट बातें हैं जो मैं कोशिश करूँगी शेयर करना। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए भी कि नहीं, लेकिन मैं बहुत हिम्मत जुटा के कहना चाहती हूँ क्योंकि आई कैन बी एन इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल, ऐसा मुझसे कहा गया है। मेरे जो बहुत करीबी लोग हैं, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिन्होंने मुझे मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स को सामना करते हुए देखे हैं, उनमें से कई लोगों ने मुझे कहा है कि अगर मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं तो मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई जस्ट होप दैट I don't get hate comments here, please, because this is my real life, real experiences which I am sharing with you guys. मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब बातें करना। मैंने व्लॉगिंग के बारे में बहुत दिन पहले से सोच के रखी थी। मैं बहुत चाहती थी व्लॉगिंग करना, लेकिन कभी इस बारे में बात करूँगी ये सोचा नहीं था। लेकिन आज हिम्मत जुटा के आई होप मैं कर पाऊँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है नयनिका और मेरे चहेते लोग मुझे नाज़नीन भी बुलाते हैं। तो मेरा घर का नाम निक नेम नाज़नीन भी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाज। दैट्स वाई इस चैनल का नाम मैंने अपने नाम पे रखा है, नाज नयनिका। और मैं रहती हूँ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो चलिए मैं सबसे पहले आप सबसे मुलाकात करवाती हूँ मेरे 2 बेटों का। तो ये है मेरा बड़ा बेटा, इनका नाम है खीर। सो एज यू कैन सी इज़ अ गोल्डन रिट्रीवर। 1.5 साल का उम्र है इनका। तो ये मेरा बड़ा बेटा है और मेरा एक छोटा बेटा भी है, उससे भी मैं आप सबका मुलाकात करवा रही हूँ। ज़रा सा रुकिए, उसको लाने में भी तकलीफ़ होगी। और ये मेरा छोटा बेटा मफ़िन, ये 1 साल का है। तो मैं इन दोनों के साथ रहती हूँ। और अब आपको मालूम चला कि मेरे व्लॉगिंग्स के पीछे जो बैकग्राउंड नॉइसेस आते हैं, आई एम सो सॉरी गाइस, कि अक्सर मेरे हर वीडियो में आपको इन दोनों का आवाज़ सुनने को मिलता होगा। बट नाउ यू नो कि वो आवाज़ किन के है। इन्हीं 2 बदमाशों का आवाज़ है वो, क्योंकि जब भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ उन्हें भी कुछ ना कुछ कहना होता है बैकग्राउंड में। तो इट्स
वेरी डिफ़िकल्ट कि उन्हें दूसरे कमरे में बंद रखूँ या कहीं और जाके व्लॉगिंग करूँ, वो हो नहीं सकता है। इसलिए कभी कभी उनका आवाज़ भी पीछे से आ जाता है। जितना हो सकता है एडिट करती हूँ, बट कई बार नहीं हो पाता है। सो प्लीज़ पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ सबसे कि कभी भी आइंदा मेरे व्लॉगिंग में इनका आवाज़ आए तो माइंड मत कीजिए, क्योंकि मैं रहती हूँ इनके साथ। तो खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेरी जन्म एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली में हुई है। मैं इंडिया के रहने वाली हूँ। मैं एक्चुअली बंगाली हूँ, मैं कोलकाता की हूँ एंड प्रेजेंटली आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। सो मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ, बाकी सब बेटे हैं मेरे घर में। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, तो आई एम एन ओनली चाइल्ड। As they say, only child is a lonely child, which is very true. मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे चाचा के 2 बेटे हैं घर में एंड इट हैज़ बीन quite a journey, I must say, in all these 34 years. So शुरुआत मैं ऐसे करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे परिवार के बारे में थोड़ा जान लें। मैं किसी के नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि मैं कैसे घर से बिलोंग करती हूँ। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए कि आगे जाके क्या फ़ैसला मैंने ली है और क्यों ली है, कुछ कठिनाइयों का सामना मुझे क्यों करना पड़ा, इनका अंदाज़ा हो। इसीलिए मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेरे परिवार के बारे में। तो आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली एंड मेरे घर में सब लोगों का सबसे ज़्यादा अहम फोकस होता है पढ़ाई लिखाई में। तो सब लोग बहुत क्वालिफाइड है, बहुत हाई लेवल में काम करते हैं, कर चुके हैं, और उन सब के लिए अपना इज़्ज़त सबसे ज़्यादा प्यारी है, जो कि हर किसी के लिए होता है। बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ, बहुत कल्चर्ड ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ, जो कि कभी कभी मेरे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी लाए हैं इस वजह से। तो मेरे घर में मेरे माँ बाप का लव मैरिज हुई, बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी एक दूसरे के साथ सही से नहीं रह पाए। ये लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और बहुत साल डेट करने के बाद शादी हुई उनकी, अपनी आपसी मर्ज़ी से शादी हुई, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक दूसरे के साथ संबंध बहुत ख़राब है, और वो पहले से ही। तो मेरे माँ बाप को बच्चे चाहिए नहीं थे। मैं उनकी शादी के 5 साल बाद पैदा हुई, वो भी इसलिए कि समाज का एक प्रेशर होता है। उन दिनों तो कम से कम ये बहुत ही ज़्यादा था कि शादी के इतने साल हो गए हैं और अभी भी बच्चा क्यों नहीं है, और तुम दोनों के बीच में बनती नहीं है, तो बच्चा हो जाना बहुत ज़रूरी है ताकि मियाँ बीवी में आपसी अनबन भी ठीक हो जाए, और बच्चे आ जाने से परिवार सुधर जाते हैं, प्रॉब्लम्स सुधर जाते हैं, ऐसा माना जाता था। तो सबसे पहले तो ये एक सीख है कि बच्चे, उनकी भी अलग एक लाइफ होती है। We as kids, we are not band-aids to fix a wound, right? If your relationship is bleeding, if your relationship is wounded, don't think that a child will be a band-aid, that a child will be able to heal that. तो ये बहुत ही गलत एक सोच है कि रिश्ते में दरार आ जाए तो बच्चे पैदा कर लो और बच्चे हो जाने से रिश्ते सुधर जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैटर। ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। मेरे माँ बाप को भी ये प्रेशर था कि बच्चा कर लो ताकि तुम दोनों में सुधर आ जाए, और सुधर तो कभी कुछ आया नहीं, उल्टा हालात और बिगड़ गया। मेरे छोटे उम्र से ही मैंने अपने माँ बाप के बीच अनबन ही सिर्फ देखा है। अच्छे से बात करना, दोनों मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत मैंने तो हार्डली देखा है, कभी देखा ही नहीं है शायद। तो एक
ऐसे माहौल में जब एक बच्चा बड़ा होता है ना, उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और ऊपर से मैं इकलौती औलाद, मेरे तो कोई सिबलिंग्स भी नहीं है। मेरे घर में मेरे भाई बहन थे, लेकिन वो कज़न्स थे। उनके साथ था मेरा अच्छा सा रिश्ता, लेकिन उतना क्लोज़ नहीं जितना कि सिबलिंग्स के साथ होता है, राइट। और ऊपर से मैं घर के सबसे बड़ी औलाद, सबसे पहली औलाद, तो सबका मेरे ऊपर एक एक्सपेक्टेशन जैसा था कि बाकी सब मेरे बाद है, इसलिए सब मेरे ही तो ऊपर सबका नज़र है, सब मुझे ही देखेंगे, सब मुझे ही फॉलो करेंगे। तो अगर मैं कभी चूक गई, मैं कभी कुछ गलत कर गई, तो इसका असर मेरे बाद जो भाई बहन हैं उनके ऊपर आएगा। तो ये बात मुझे हमेशा से पॉइंट आउट किया गया या फिर प्रेशर में रखा गया कि तुम कभी कोई भूल नहीं कर सकती, तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने कुछ किया तो बात तुम्हारे भाई बहनों पे आ जाएगी। उस प्रेशर के साथ भी एक बच्चे का जीना बहुत मुश्किल होता है, बच्चा अपने तरीके से नहीं रह पाता। इसलिए मैं उन सारे पेरेंट्स को ये एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपके घर में एक से अधिक बच्चे हैं, तो जो सबसे बड़ा बच्चा है, प्लीज़ उस पर ये प्रेशर मत डालिए कि उसके बाद के बच्चे उसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उसका लाइफ उसकी तरह जीने दीजिए। उन्हें बचपन से ये प्रेशराइज मत कीजिए कि उनके ऊपर बाकी के सारे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हो जाने से ना बच्चा सांस नहीं ले पाता है, सही से खुल के नहीं जी पाता है, घुट घुट के जीता है। प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने बच्चों पे अंतर मत कीजिए, कौन छोटा कौन बड़ा, इससे अलग तरीके से ट्रीट उन्हें मत कीजिए, सबको एक जैसा ट्रीट कीजिए। मेरे घर में मेरे छोटे अगर कुछ कर रहे थे, वही चीज़ अगर मैं कर रही हूँ, तो मुझे कहा जाता था कि तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम सबसे बड़ी हो, तुम ये सब नहीं कर सकती। हालांकि मैं भी तब छोटी थी, मैं भी बच्ची थी, पर मुझे खुल के जीने का कोई आज़ादी नहीं था। हमेशा ये कहा जाता था कि तुम ढंग से रहा करो। और मैं बहुत शांत बच्ची थी। मैं बचपन में हार्डली कभी कोई बदतमीज़ी करती थी, मैं करती नहीं थी। मैं तो चुपचाप डर के मारे एक कोने में सिमट के रहती थी हमेशा। लोग मुझसे आके कहते थे कि तुम बच्ची हो, तुम खेल कूद करो, तुम कभी कुछ बदमाशी नहीं करते हो, तुम क्या हो। मेरे मजाक उड़ाया जाता था मेरा। स्कूल में मेरे उम्र के जो बाकी बच्चे थे या मेरे पड़ोस में जो आसपास के बच्चे थे, सबकी ज़िंदगी एक तरीके की थी, मेरी वैसी नहीं थी। मैं जैसे पिंजरे में बंद रहती थी, कुछ भी करती थी तो मुझे मार पड़ती थी, डांटा जाता था। हमेशा ये कहा जाता था कि तुम्हें देख के अब बाकी बच्चे बिगड़ जाएंगे। और वो उनको तो हर चीज़ का छूट था, वो कुछ भी कर ले, उन्हें कभी कुछ नहीं कहा जाता था। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी बहन जो मुझसे 5 साल छोटी है, मेरी मासी की बेटी है, उसने कुछ बदतमीज़ी की और मैं उससे काफ़ी बड़ी हूँ, 5 साल की बड़ी हूँ, तो मैं उसको डांट सकती हूँ, मैं उसे कह सकती हूँ कि उसने जो किया है वो गलत है। तो मैंने उसको ऐसा कुछ बोला था, उसने कुछ गलती की थी, और इस बात पे मेरी मासी या मेरे घर के बाकी सारे लोग इतने ज़्यादा खौफ में आ गए, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए मुझसे कि तुमने क्यों इतनी छोटी सी बच्ची को कुछ बोला। उल्टा मुझे मार पड़ी, मुझे ये लोग मारने शुरू हो गए, मुझे डांटने शुरू हो गए कि तुम्हें किसने अधिकार दिया है उसको कुछ इस तरह डांटने का या कुछ। हम बड़े हैं, हम समझाएंगे, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई वॉज ट्रीटेड। पार्शियलिटी तो हमेशा से थी। मुझे कुछ भी चीज़ अपने आज़ादी से करने का कोई हक नहीं था, इसलिए मेरा वो जो होता है ना इंडिविजुअलिटी, वो कभी बन नहीं पाई। बचपन में मैं इतनी ज़्यादा शाई किड थी, मैं डरी सहमी सी रहती थी, मुझे बात करना नहीं आता था। आई हैव हैड अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। जो आज आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म में बात कर रही हूँ, खुल के बात कर रही हूँ, वो बहुत बड़ी चेंज है जो मैंने अपने आप में लाई है। सो आई कैन से दैट आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। जो भी मैं आज हूँ, मैंने अपने आप को वैसा बनाया है,
क्योंकि बचपन में तो मुझे इंडिविजुअल होने का कोई अधिकार दिया ही नहीं गया था। मैं हमेशा चुप सहमी रहने वाली लड़की थी। कभी अपने मन का कोई बात कह नहीं सकती थी, अपने मन का कुछ कर नहीं सकती थी। जो सब लोग मुझसे कहते थे मुझे उनका सुन के चलना होता था। इसलिए मुझ में कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, शाय थी, बात करना नहीं आता था। ये सब प्रॉब्लम्स थे मुझ में। तो आज अगर आप मुझे ऐसे देख रहे हैं तो दैट इज़ ओनली बिकॉज़ मैंने खुद को समझाया कि इस तरह रहने से तो ज़िंदगी में हमेशा हर कोई मुझे रौंद के चला जाएगा। तो मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे विरोध करना पड़ेगा, मुझे अपने बात को रखना पड़ेगा सामने। आई नीड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, आई नीड टू बी आउटस्पोकन, आई नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ, बात कर रही हूँ। सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल दोज पीपल आउट देयर जो डरे सहमे से रहते हैं, जो बहुत शाय रहते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इस तरह रहने से, जैसे मैंने फ़ील की थी ना कि ज़िंदगी में लोग आपको रौंद के चले जाएंगे, सच में वैसा ही होगा। कभी आप अपने मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अभी इसी वक्त अपने अंदर वो जज्बा लाइए कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी बातें कह सकते हैं लोगों से। सिर्फ लोग क्यों आपसे कहेंगे, आप भी कह सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। आपको भी ज़बान दी गई है, ऊपर वाले ने आपको भी बुद्धि दिया है। सो जागो, अपना बात कहो, अपना स्टैंड लो। जहाँ जो गलत दिख रहा है वो कहो कि गलत है, और ख़ुद के लिए खड़े होना सीखो। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो घुट घुट के जीते हैं, ज़िंदगी भर वैसे जीते रह जाते हैं अपने घर वालों के प्रेशर में। वो करने से ना उन्हें और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी आपके अगेंस्ट, आपको दबा के रखने का। जैसे ही जिस दिन आप बोल पड़ोगे ना, जैसे ही आप विरोध करोगे ना, उसी दिन उनको एक शॉक लगेगा, उनको समझ में आएगा कि आप भी कुछ हो, आपका भी एक वजूद है। गो आउट देयर, फेस द वर्ल्ड। ऐसे डरे सहमे से मत रहो। मुझे देख रहे हो ना, मैंने किया है, मैं कर सकती हूँ, इसलिए आप भी कर सकते हैं। सो जब मैं 7 साल की उम्र की थी, उस समय एक 7 साल के बच्चे को कहा जा रहा है कि तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी, अपने माँ के साथ या अपने बाप के साथ। मुझसे मेरे पापा कहते थे कि तुम्हारी ये वाली मम्मी तो गंदी है, मैं तुम्हारे लिए नई मम्मी ला दूँगा। मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि देख बेटा, मेरे साथ रहेगी तो मैं पापा और पापा के घर के बाकी सारे सदस्यों के साथ तेरा राब्ता रखने दूँगी। तू सबसे मिल सकती है, तुझे जब चाहे उन लोगों से मैं मिलने दूँगी, रहने दूँगी। ये बेनिफिट है। लेकिन जैसे तू पापा के साथ रहना शुरू कर देगी ना, पापा तुझे कभी भी मेरे पास नहीं आने देंगे, कभी भी हमारे ख़ानदान के किसी के साथ भी कोई राब्ता नहीं रखने देंगे। तो एक छोटे 7 साल के बच्चे के दिमाग में इतना ज़ोर डाला जा रहा है। हमेशा ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूँ मैं, जहाँ मुझे चुनना पड़े कि मैं पापा के साथ रहूँ कि मैं मम्मी के साथ रहूँ। Can you imagine how difficult it is for a kid to grow up like that? मेरे पापा कभी लड़की नहीं चाहती थी। वो उस ज़माने के वैसे वाले सोच रखने के इंसान हैं जिन्हें बेटा चाहिए था। तो जब एक तो उन्हें बच्चे चाहिए ही नहीं थे, ऊपर से जब बच्चे हुए तो वो भी मैं बेटी पैदा हुई। मुझसे कहा गया था कि जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरे पापा मुझे देखने नहीं आए थे, बाकी सब आए थे, पर मेरे पापा के दिल में कुछ ऐसा नहीं था कि अच्छा वो बहुत बड़ी बात है। जब मैं घर आई थी तब वो देखे थे, बट ही वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। वो जो होता है ना, एक लाड प्यार जो एक बाप अपनी बेटी से करते हैं, मैंने आज तक कभी नहीं, वो मुझे कभी नहीं मिला। गोदी में उठा के उसके साथ खेलना, उसे
वो मैं देखती थी दूसरे पापा अपने बच्चों के साथ करते हैं, ऐसे घोड़ा बनते हैं, बच्चे पीठ पे चढ़ते हैं, कंधे पे बच्चे को बिठाते हैं, ऑल दैट। आई हैव नेवर गॉट दैट, आई नेवर गॉट दैट। तो मैं तकरीबन तब पैदा ही हुई थी, कुछ 1-1.5 साल की थी। उस वक्त मुझे एक बीमारी हो गई थी, एक किडनी प्रॉब्लम जो जानलेवा था, और उसका इलाज उस वक्त बहुत श्योर रिज़ल्ट वाले कोई इलाज नहीं था। तो जब इनिशियली वो डिटेक्ट हुआ था, मेरी सुसु बंद हो चुकी थी। बॉडी के अंदर से जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट वाली चीज़ें होते हैं, प्रोटीन, एल्बुमिन, इस सबको बॉडी में रख के बाकी के वेस्ट को यूरिन निकाल देता है ना। तो मेरे बॉडी में क्या हो रहा था, प्रोटीन और एल्बुमिन सारे चले जा रहे थे फिल्टर होके यूरिन के साथ, बॉडी में नहीं रह रहे थे। बॉडी वीक होती जा रही थी और यहाँ यूरिन पास नहीं हो रही है, तो पूरा जो टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी का, वो सारे बॉडी के अंदर ही जमा हो रहा था। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी मेरी, मरने की ताकत पे आ गई थी। तो उस वक्त मेरे लिए इलाज सिर्फ एक ही था कि मैं स्टेरॉइड्स लूँ। स्टेरॉइड्स के अलावा इस बीमारी को और किसी भी तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता था उस ज़माने में, कम से कम। तो 80 मिलीग्राम पर डे मुझे स्टेरॉइड लेना पड़ता था। 80 मिलीग्राम, 80 mg of steroid every single day to a 1-year-old, 2-year-old child is very difficult, trust me, very very difficult. स्टेरॉइड्स के बारे में अगर आपको मालूम है, स्टेरॉइड जो होता है ना, एक इंसान के बाकी के ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। स्टेरॉइड्स के काफ़ी हानिकारक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरे बीमारी के और कोई इलाज नहीं था, इसलिए स्टेरॉइड ही एकमात्र उपाय था उस वक्त। तो स्टेरॉइड्स इतना ज़्यादा हर रोज़ लेने के कारण मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फूल गई थी। मैं हद से ज़्यादा मोटा हो चुकी थी, नॉर्मल से ज़्यादा। मेरे पूरे बॉडी में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुका था। लड़कियों में हेयर ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होता है ना, लेकिन मेरे बॉडी में पूरे हाथ में, फेस पे, पूरे बॉडी में हेयर्स भर चुके थे। तो जब मैं स्कूल जाती थी, मुझे बच्चे चिढ़ाते थे, मैं बंदर की बच्ची दिखती हूँ बोल के, ठीक है ना। तो बहुत छोटी उम्र से ही मुझे हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते थे। मतलब एकदम छोटी बच्ची को कभी कोई हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं ना, पर मेरे को देना पड़ा था, बिकॉज़ अदरवाइज़ आई वाज लुकिंग हीडियस। मैं लोगों के सामने आने लायक नहीं लग रही थी। वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, जब उतनी छोटी सी उम्र में मैं दोस्त नहीं बना पाती थी, मुझे देख के लोग चिढ़ाते थे। फिर मेरे बहुत मोटे मोटे गाल थे, तो मेरे गाल ऐसे खींचते थे स्कूल में लोग, बाकी बच्चे। एक चीज़ होता है ना, बच्चे इतने इनोसेंट नहीं होते हैं जितना हम समझते हैं। बच्चे आपस में काफ़ी मीन हरकतें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, बहुत अगली चीज़ें करते हैं, जो कि हमें लगता है कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत आराम आराम से रहते हैं। ऐसा नहीं है। जब मैं स्कूल में एकदम स्टार्ट की थी स्कूल जाना, उतने छोटे से उम्र में आई फेस सो मच ऑफ मीननेस फ्रॉम अदर किड्स। बाकी के जो बच्चे उसी उम्र के, जैसे कि मतलब 1.5-2 साल के उम्र के बच्चे, वो बच्चे कितने मीन होते हैं, यू हैव नो आइडिया। इसलिए आपके भी अगर छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए कि उनके साथ कोई मीन हरकतें तो नहीं कर रहे हैं स्कूल में। उनसे प्यार से बात कीजिए, पूछिए उनसे कि स्कूल में क्या होता है, कैसे रहते लोग आपस में, या फिर सिखाइए अपने बच्चे को कि कभी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बच्चे ना पेंसिल को शार्प करके मुझे ऐसे पेंसिल से इंजेक्शन खेलते थे, पेंसिल चुभाते थे
कि वो इंजेक्शन है, तुम बीमार हो, तुम पेशेंट हो, हम डॉक्टर हैं, हम तुमको इंजेक्शन दे रहे हैं बोल के वो शार्प पेंसिल्स चुभाते थे मुझे, ये सब करते थे। फिर मेरे गाल खींचना बहुत ज़ोर से, मैंने एक तरफ ही यहाँ से कोई खींच रहा है, दूसरी तरफ से कोई और यहाँ से खींच रहा है, इस तरह स्कूल में मेरे साथ अक्सर ऐसे हरकतें होते रहते थे। मैं रोती रहती थी, दिन भर मैं सिर्फ स्कूल में रोती रहती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। बिकॉज़ जब तक क्लास हो रही है, टीचर्स है, तब तक फ़ाइन, जब टीचर क्लास से निकल जाते हैं तभी बाकी के बच्चे शुरू हो जाते हैं मुझे चिढ़ाना। और मैं उतना ज़्यादा खेल कूद भी नहीं कर पाती थी, उतना ज़्यादा दौड़ नहीं सकती थी क्योंकि हाँफती रहती थी। मेरे बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं करते थे बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो मैं ज़्यादा एग्जॉशन करने से मैं बीमार पड़ जाती थी। तो दूसरे बच्चों के साथ बाहर आउटडोर गेम्स में खेलना, ये सब मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं कमरे में अकेली बैठी रहती थी। आई हैड अ वेरी रफ स्टार्ट, मैं दोस्त नहीं बना पाई। फिर जब थोड़े से मैच्योर्ड हुई, मैं मिडिल स्कूल में गई। तो मिडिल स्कूल में मैंने देखा कि लोग मुझसे, बिकॉज़ मैं पहले से दोस्ती नहीं कर पाई थी, तो लोग मुझसे उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहे थे। मैं तब भी अकेले रह गई थी और ऐसे उम्र में आ चुकी थी जब बाकी के बच्चे निखर रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, और मेरे बॉडी में उस वक्त साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से विटिलिगो का प्रॉब्लम हो गया। जब मैं, एक तो थी ही बदसूरत, ऊपर से ब्लैक एंड वाइट होना शुरू हो गई पूरे बॉडी में, ब्लैक एंड वाइट पैचेस हो गया। इमेजिन मी, जो मैं, एक तो इतने हेयर ग्रोथ मेरे बॉडी में, फेस में, हर जगह, जो कि मुझे रेगुलर बेसिस में वैक्सिंग या हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स यूज़ करना पड़ता था। ऊपर से उस स्किन में भी विटिलिगो का प्रॉब्लम हो गया और हर जगह ब्लैक एंड वाइट हो गया। जो दोस्त लोग स्कूल में वैसे ही चिढ़ाते थे वो और ज़्यादा करने लग गए कि ज़िब्रा 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 कह के बुलाते थे। अब मंकी से मैं ज़िब्रा हो गई। Sorry guys, I don't want to cry. Like I told you in the beginning of the video, it is very difficult for me to talk about all this. Anyway, so ये सब होता रहा, दोस्त मैं बिल्कुल नहीं बना पाई, घर में अकेले रहने लग गई। घर आके बच्चे जो खेलने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं एंड ऑल दैट, वो खेल कूद कुछ था नहीं मेरी ज़िंदगी में, दोस्त कुछ थे नहीं, और अब घर में ऊपर से अलग से टॉर्चर। जब मैं 8 साल की उम्र में थी तब मेरी मम्मी मुझे लेके बैंगलोर चली गई। वहाँ पे मेरी मम्मी के तरफ के सारे रिश्तेदार लोग, मैं कुछ वक्त बैंगलोर में रहने लग गई। होम स्कूलिंग होता था मेरा, और उस दौरान मम्मी पापा का डिवोर्स का बात चल रहा था। मम्मी पापा सेपरेटेड हो गए और मुझे चुनने नहीं मिला कि मैं किसके साथ रहूँ। इट वाज पहले से ही डिसाइडेड कि मैं मम्मी के साथ जाऊँगी, क्योंकि मेरे पापा मेरा ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि मैं बीमार बच्ची हूँ। तो वो मुझे मम्मी लेके चली गई। मैं अपनी दादी और अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। मेरे मम्मी पापा मुझे जो प्यार नहीं दे सके वो मुझे मेरे दादा दादी देते थे। जब मैं लड़की बच्ची पैदा हुई ना, तब भी मेरी दादी ने बड़े से तामझाम के साथ इनविटेशन दे के लोगों को बुला के खिलाया पिलाया, पार्टी थ्रो किया। सब उस ज़माने में सब लोग कहते थे कि बेटा होने पे लोग ऐसे करते हैं, तुम बेटी होने पे ऐसे कर रही हो। पर मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मेरे पैदाइश पे भी उन्होंने बहुत तामझाम किया और हमेशा से मेरे दादा दादी ने मुझे बहुत प्यार से रखा। तो जब मैं अपनी मम्मी के साथ चली गई थी बैंगलोर, तो मैं बचपन में सबसे ज़्यादा अपने दादी दादाजी को मिस करती थी। उनके पास एक प्रोटेक्शन जैसा फील होता था। और वहाँ बैंगलोर में देख रही हूँ कि
मेरी मासी की जो बेटी है उसको सारा प्यार मिल रहा है, उसके पापा उसके साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं, जो नॉर्मल परिवार में होता है। उसके मनपसंद का हर चीज़ देखा जाता है, सुना जाता है, उसकी मन की बातें उससे कहा जाता है कि उसे वो फ्रीडम है कि वो अपना कर सके, जो फ्रीडम मुझे नहीं है। मैं अपने पास मुझे कभी आज तक नहीं मिला कि मैं अपने मन का कुछ कर पाऊँ या मेरी बातें कोई सुने। ऊपर से जब मैं अपने मेरी बहन बचपन से इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें बहुत गुरूर है, उसमें बहुत वो प्राउड है कि एरोगेंट है कि बिकॉज उसके पास बचपन से बिन मांगे सब कुछ रहा है, कभी उसे कुछ स्ट्रगल देखना नहीं पड़ा ज़िंदगी में। ऊपर से इतना पैम्पर्ड है और उसके सामने ही अगर मुझे डांटा जाए, ये बात एक और चीज़ है जो गौर करे, कभी भी ना दूसरे बच्चे के सामने एक और बच्चे को डांटिए मत, तो आपस में ना वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। हालांकि मैं उससे बड़ी हूँ, फिर भी मुझे उसके सामने ही हमेशा डांटा जाता था, मारा जाता था। इसलिए कभी मेरी बहन मुझे रिस्पेक्ट नहीं करना सीखी। उसको हमेशा लगने लगा, आज तक उसे लगता है कि मैं रिस्पेक्ट देने के लायक ही नहीं हूँ। इसमें उसकी कोई कसूर नहीं है, उसकी अपब्रिंगिंग में से हुई है। वो बचपन से समझ गई कि मेरी मम्मी, हम लोग उनके घर में बोझ बन के रह रहे हैं, ठीक है ना। हमें खैरात में चीज़ें दिया जा रहा है, वी आर नॉट डिज़र्विंग ऑफ इट, लेकिन हम बेचारे लोग हैं, हम पे तरस खाना, यही सब लगने लगा उसे जब वो बड़ी हो रही थी। वो कभी कुछ करती थी तो मतलब कोई खिलौना खेल लिया, पुराना हो गया, तो उसे कहा जाता था कि दे दो दीदी को, दे दो, उसके पास तो कुछ नहीं है ना, वो लोग तो अपना घर छोड़ के यहाँ आ गए ना। तो मतलब मैं क्या हूँ? मैं उनकी कृपा के पात्री हूँ, ठीक है ना। हमेशा मुझे इसी तरह ट्रीट किया गया। फिर एक वक्त आया जब मम्मी पापा के बीच में सुलह हो गई और हम लोग वापस अपने होम टाउन में आ गए। तब नॉर्मल तरीके से रहने शुरू हो गए हम, लेकिन मम्मी पापा के बीच में कभी अच्छे से सुलह नहीं हो पाई। उन दोनों ने फैसला किया वो अलग घर लेंगे और जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, तो वो अलग घर लेके चले गए। मम्मी पापा ने नया घर खरीदा, मुझे लेके वहाँ चले गए। और तब मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, चीज़ें समझने लायक, पर इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि जो चीज़ें हुई उनको झेल सकूं। समझ रही थी पर झेल नहीं पा रही थी। मेरी मम्मी बिकॉज़ पापा के साथ नहीं बन रही थी और वो घर अब उनका घर है, उन्हें जॉइंट फैमिली के साथ नहीं रहना पड़ रहा है, तो वो अपने मन मर्जी के मुताबिक बहुत कुछ करने लग गई। उनके कुछ ऐसे हरकतें होने लग गई, कुछ ऐसे दोस्त होने लग गए जो उस उम्र में, छोटे से उम्र में भी मुझे सही नहीं लगा। मैं स्कूल में जाती थी, जब वापस आती थी तो मेरे मम्मी के दोस्त घर में होते थे जिन्हें देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और कभी किसी टाइम मैंने विरोध भी की। मैंने कहा कि मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगते, आपके ऐसे दोस्त मुझे अच्छे नहीं लगते। और नतीजा जैसे होना लाजमी है, मार पड़ी मुझे, तो मैं और ज़्यादा डरी सहमी सी गई और ज़्यादा चुप हो गई। घर में किसी और को कहने से डरती थी कि और मार पड़ेगी मुझे। मेरी मम्मी अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मुझे हद से ज़्यादा मारती थी। मतलब हमारे ज़माने में बच्चों को मारना नॉर्मल था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, और स्पेशली बेटियों को। लड़के तो फिर भी मार खाते हैं, पर बेटियों को इतना ज़्यादा नहीं मारा जाता है जिस हद की बात मैं कर रही हूँ। जिस तरह मार मुझे पड़ती थी वो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वो मार मुझे अपने गलती के लिए कम और ज़्यादा मेरी मम्मी के फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए होता था। मेरी मम्मी अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मुझ पे बरसती थी, चीज़ें तोड़ती थी मेरे ऊपर।
स्कूल में एक टाइम पे पढ़ाई लिखाई मेरा सही से नहीं जा रहा था, क्योंकि घर में इतना कुछ हो रहा था तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। ऊपर से मैं बीमार रहती थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था अच्छे रिजल्ट्स लाना। फिर भी माइंड यू, मैंने आज तक कभी फेल नहीं किया। वो जो इंस्पिरेशन की बात कर रही हूँ ना मैं, मुझे जो मेरे दोस्त लोग कहते हैं ना दैट आई कैन बी एन इंस्पिरेशन टू पीपल, शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद में पूरे लाइफ में मैंने कभी भी फेल नहीं किया है किसी एकेडमिक्स में। स्कूल में कभी भी फेल नहीं किया है, कॉलेज में कभी भी फेल नहीं किया है। मैंने अपने हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, हर चीज़ कंप्लीट की है एट वन शॉट। और कॉलेज में ना कोई सप्ली, ना कोई बैक, कुछ नहीं, एट वन शॉट। स्कूल से लेके कॉलेज तक मैंने हर चीज़ पास की है, in spite of so much going on in my house, in my personal life, in my health. So you can also. ये बहाना मत बनाओ कि घर के प्रॉब्लम्स है, तबीयत ठीक नहीं है, या फिर बाकी बहुत कुछ। आजकल कितने बच्चे मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे उम्र में सुसाइड कर लेते हैं। भाई मेरी लाइफ अगर तुम्हें जीनी पड़ती ना तो 100 सुसाइड्स कर चुके होते आज तक। तो मैंने सुसाइड नहीं की ना, मैंने हालात का सामना किया है ना, बचपन से लेके आज तक। आप भी कर सकते हो। पढ़ाई पे फोकस करो। आज तो आजकल के ज़माने में तो और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो चुके हैं जो पहले नहीं थे। हमारे ज़माने में तो ये इंटरनेट या फ़ोन या कंप्यूटर ये सब नहीं होता था, तो डिस्ट्रैक्शंस कम थे, मैं समझ सकती हूँ। आजकल के बच्चों को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, इसलिए उनके लिए मुश्किल और बढ़ गई है। पर फिर भी मैं बच्चों को ये कहूँगी कि मेरी वीडियोस अगर कोई बच्चा देख रहा है तो आपके घर में बहुत मुश्किल हालात हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत मुश्किल हो सकते हैं, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। मेरी भी तो थी ना, पर मैंने भी की है। आप कर सकते हैं। ये ठान लीजिए कि कम से कम इस एरिया में तो आप फेलियर नहीं होंगे। आप बाकी कुछ भी संभाल नहीं सकते हैं, अपने हेल्थ को, अपने घर वालों को नहीं कर सकते, कम से कम ये कर सकते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि बाकी चीज़ें बिगड़ चुकी है, आपके हाथ में नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि ये तो है ना आपके हाथ में, ये कीजिए। इस एक क्षेत्र में आप एकदम सक्सेसफुल बनिए। डोंट लेट दिस फेल यू। अब ऐसे कभी एक टाइम पे मेरी ग्रेड्स उतनी अच्छी नहीं आई थी, नंबर, तो मेरे मम्मी ने मुझे मारना शुरू किया। उनका नॉर्मल मार के कभी मन हल्का नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया, मेरे डायरी में जहाँ पे ग्रेड्स लिखे हुए थे वो वाला डायरी उठाया और उसको ऐसे फ्रीज़बी की तरह फेंका मुझे निशाना करके। तो मैं हट गई तो उनका निशाना चूक गया और वो चीज़ जाके, वो डायरी जाके सीधा उनका एक बहुत कीमती वाज था उस पे जाके लगा और वो वाज टूट गया। उन्हीं की गलती से वो वाज टूटा, लेकिन उनको उससे और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उनका जो जितना गुस्सा था वो डबल हो गया। अब तो उनके अंदर एक खून सा सवर गया था कि मुझे वो मार ही डालेंगे, क्योंकि मेरे वजह से वो वाज भी अभी टूट गया। मैं बिस्तर पे कूद गई अपने आप को बचाने के लिए। मेरे पापा उसी बिस्तर में बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनका ये रवैया ना फिक्स था। जब भी घर में कलेश होता था, जब भी मेरे साथ कुछ होता था, मेरे पापा न्यूज़पेपर मुंह के सामने रख के बैठ जाते थे, स्टैचू बन जाते थे। कभी भी प्रतिरोध नहीं किया, कभी भी नहीं कहा मेरी मम्मी को कि बंद हो जाओ, ये सब मत करो, रुक जाओ, मारना बंद करो, नहीं कहा। कभी भी स्टेप इन नहीं किया मुझे बचाने के लिए, जैसे कि पापा वहाँ है ही नहीं, है ही नहीं। मैं पापा को कह रही हूँ पापा बचाओ, नहीं बचा रहे, सुनाई नहीं दे रहे उनको। वो इतने इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है उनके लिए कि बेटी मर जाए तो चलेगा। मम्मी क्या की, मम्मी उल्टे तरफ से आके मुझे पुल किया, ऐसे ऐसे खींच के लाई और इस तरफ बेड का जो वो वुड होता है, बेड टेल, बेड हेड जो कहते हैं ना, तो बेड का जो टेल होता है, वुडन पोर्शन जो थोड़ा हाई होता है, मम्मी मुझे खींचते हुए उसके ऊपर उठाई।
मैं उस ऐसे ऐसे जो मैट्रेस है और ऐसा वो बेड टेल, मैट्रेस के ऊपर से चढ़ते हुए वो बेड टेल के ऊपर से उठा के मुझे गिराई वहाँ से खींच के। कमर में बहुत जोर लगा था, ठीक है। फिर उनका मार भी ऊपर से शुरू हो गया, लात भी मारने शुरू हो गई, मारने भी शुरू हो गई। डोंट स्टार्ट, यू कैन इमेजिन क्या हुआ, जस्ट बिकॉज मेरे ग्रेड्स कम आए थे। ये चलता रहा। देयर वर सेवरल टाइम्स जब मैं स्कूल से वापस आती थी, घर में भीड़ जमा होता था, मेरी मम्मी कहीं दिखती नहीं थी और मैं लोगों से कहती थी कि क्या हुआ है, तो लोग मुझे कहते थे कि मम्मी कमरे में है, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। और जब मैं बड़ी हुई तब समझ में आया कि दैट इज़ बिकॉज मम्मी ने कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए हैं। कभी अपना हाथ के नस काटती थी, तो कभी जहर पी जाती थी, कभी स्लीपिंग पिल्स, कुछ ना कुछ। और घर में लोग जमा हो जाते थे, लोग आते थे उन्हें बचाने या जो भी है, भीड़ हो जाती थी। कैन यू इमेजिन एक बच्चे के लिए ये क्या होता है कि वो घर आके कितनी दफ़ा ये फेस करे। मैंने ये किया है। मैं घर आती थी तब मैं 6-7 में पढ़ती थी। मैं घर आती थी, दरवाजे में बेल बजाती थी तो दरवाज़ा खुलता था, कोई पड़ोसी मेरे घर में, मेरे घर के अंदर कोई पड़ोसी होता था दरवाजे खोलने के लिए। फिर दरवाज़ा खोल के जब मैं अंदर जाती थी, मैं पूछती थी मम्मी कहाँ है, तो वो लोग पॉइंट आउट करके दिखाते थे किसी कमरे में, जिस कमरे में लोग भरे हुए हैं और मेरी मम्मी किसी हालत में है जो मुझे ये लोग देखने नहीं दे रहे हैं। बाद में मुझे बहुत बड़े होके समझ में आया कि उस वक्त क्या चल रहा था। या तो मेरी मम्मी पड़ी होती थी पूल ऑफ ब्लड में, या फिर बेहोश हालत में, या कुछ ना कुछ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद है, जैसे कि कोई किचन में भागा जा रहा है, कॉफ़ी बना रहा है, या मुझसे पूछा जा रहा है कॉफ़ी कहाँ है, कॉफ़ी कहाँ है, यू नो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी बीमार है, लोगों को चाय कॉफ़ी पीना है, क्या चल क्या रहा है। मम्मी बीमार है तो ये लोग चाय कॉफ़ी क्यों बनाने की बात कर रहे हैं, अपने घर में जाके पिए ना। मैं ये समझती थी उस वक्त, मैं इतनी बच्ची थी, मुझे इतना अकल नहीं था। जो बाद में जाके समझ में आया कि जब इंसान स्लीपिंग पिल्स खा के बेहोश हो जाता है तो उसको रॉ कॉफ़ी पिलाना चाहिए ताकि उसका होश वापस आए। तो वो लोग चाय कॉफ़ी पीने के लिए नहीं पूछ रहे थे, वो लोग इसलिए पूछ रहे थे कि कॉफ़ी कहाँ है, ताकि कॉफ़ी लिकर बना के मेरी मम्मी को होश में लाया जाए। दैट्स द रीज़न वाई दे वर आस्किंग। ये बात तो बहुत बाद में जाके समझ में आई। तो ऐसा एक सिचुएशन हुआ जब उस लोकेलिटी में बात इतनी ज़्यादा फैल गई कि हमारे लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। और पापा ने फिर फैसला किया कि वो घर बेच के वापस चले आएंगे जॉइंट फैमिली में रहने। तो वही हुआ, वापस से हम लोग बैक टू दैट पहले वाले हाउस जहाँ दादी दादाजी बाकी सबके साथ हम रहने लग गए। मैं तो बहुत खुश थी कि मैं वापस आ गई सबके साथ रहने। बट मेरे मम्मी को उतना ही ज़्यादा गुस्सा आया इस बात पे, क्योंकि उनकी फ्रीडम छिन गई थी। वो जो चाहती थी वो नहीं कर सकती अभी। तो उनका क्रोध और बढ़ गया, वो और ज़्यादा जुल्म होने लग गई मुझ पे। और मेरी दादी रोकने की जितनी भी कोशिश की, दादी के साथ मेरी मम्मी की और झड़प बढ़ने लग गई, क्योंकि दादी बीच में आ रही है। मम्मी आज तक लोगों से कहती रहती है कि मेरे दादी ने उन्हें रोक टोक लगाया मेरी परवरिश में। मैं बिगड़ चुकी हूँ क्योंकि मेरी दादी मम्मी को परवरिश करने नहीं दी है। अब पहली बात तो मैं बिगड़ी कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मैंने तो उल्टा अपने आप को संवरा है, अपने लाइफ को संवारा तो मैंने है, उन्होंने तो बिगाड़ा था मेरे लाइफ को। और ऊपर से जो मेरी दादी मुझे बचाने की हर कोशिश की, उन्हें दोषी ठहरा जाता है कि उन्होंने मुझे बिगड़ने में मदद की, मेरी मम्मी को सही परवरिश करने नहीं दिया गया। ऐसा माहौल मेरे घर में हमेशा से है, हमेशा से इसी में मैं बड़ी हुई हूँ। तो क्या ये नेचुरल नहीं है मेरे लिए सोचना कि मैं इस घर से भाग जाऊँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, इन सब से रिश्ता तोड़ दूँ? मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही ना सोचता।
तो मेरे दिमाग में भी वही बातें आती रही हमेशा बचपन से। कोई फैमिली बॉन्डिंग नाम की चीज़ थी ही नहीं। एक बच्ची का जब प्यूबर्टी का समय आता है, जब उसके बॉडी में चेंजेस होती है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ के पास ही जाती है ना। तो मैं भी मेरे लाइफ में जब मेरी पहली पीरियड आई, मैंने अपने मम्मी को जाके कहा, हालांकि पता था इसके बारे में, पहले से ही पता था, स्कूल में तो ये सब बताया जाता है, पर जब भी होता है ये, तो पहले दफ़ा हम जब ये फेस करते हैं तो डर जाते हैं ना, तो अपने मम्मी के पास ही जाते हैं। मेरी मम्मी होते हुए भी नहीं थी। मैं जब अपनी मम्मी के पास गई, यू वोंट बिलीव उनका रिएक्शन क्या था। कैन यू बिलीव दिस दैट आई वेंट एंड आई टोल्ड हर दैट मेरे साथ कुछ हो रहा है, मम्मी खून निकल रहा है एंड ऑल। तो शी फ्रीक्ड आउट, शी वाज, कैसे रिएक्ट किया यार उन्होंने। शी वाज लाइक, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, हाँ पता है ना तुमको, बोला तो था तुमको, जाओ 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 वहाँ, मैं तुमको पैड दे रही हूँ, बाथरूम जाओ बाथरूम जाओ। ऐसे कर रही थी जैसे कि उन्हें मुझसे घिन आ रही है। The first time your daughter has her periods, is this how you're going to treat her? Really? This is a question to all of you out there. Do you think this is the way you should treat your own daughter? मेरे घर में जो फुल टाइमर मेड थी, वो आई मुझे हेल्प करने, वो पैड लेके आई, वो मुझे सिखाई। मेरी फुल टाइमर मेड उस वक्त मेरी माँ की तरह मुझे सपोर्ट की, और मेरी अपनी मम्मी नहीं। दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई फेस्ड। उल्टा वो इनविटेशंस और सेलिब्रेशंस में फोकस ज़्यादा लगा रही थी इस बात का, क्योंकि ऐसे साउथ इंडियन कल्चर्स होते हैं, स्पेशली बेंगलोर कर्नाटका के जगहों में, जब बच्ची का प्यूबर्टी पहले होता है ना, जब वो उस स्टेज में आती है, तो लड़कियों का वुमेनहुड स्टार्ट होता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, द स्टार्ट ऑफ वुमेनहुड। तो ये एक सेरेमनी जैसा होता है जिसमें लोग औरतों को बुलाया जाता है, और एक कुछ पवित्र ऐसा एक रिचुअल जैसा होता है, गिफ्ट्स विफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, लड़की को आशीर्वाद किया जाता है कि वो अपने वुमेनहुड में एंटर की है, वो फॉर हर गुड लाइफ एंड ऑल दैट, स्पेशली फॉर हर फर्टिलिटी एंड ऑल। मम्मी ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कैसे सपोर्ट किया जाए, लेकिन उनके दिमाग में ये बात उस समय आ गई कि चलो अभी इनविटेशंस देना है लोगों को, सेरेमनी करना है, उसके आयोजन करना है एंड ऑल दैट। ये उनके दिमाग में चल रहा है उस वक्त। क्लासिक मैन, क्लासिक। खैर